हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इन्वर्जन। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो जो देखा था वो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम में देखा था कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, और एक क्वेश्चन के थ्रू हमने समझा था कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लेक्चर फॉर्मूला, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो उस फ्लेक्चर फॉर्मूला में हम डेरिवेशन करेंगे और उसमें कुछ एजम्पशंस रहते हैं, वो भी हम इसमें देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चंस अगर जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का या फिर इंजीनियरिंग साइंस का, उसमें आपने देखा होगा कि जो भी एक क्वेश्चन आया था इंजीनियरिंग साइंस में सॉम में कि बीच से कहीं नॉर्मल स्ट्रेन का पूछ दिया था, क्वेश्चन नॉर्मल स्ट्रेन निकालने का पूछा था। तो वो इसमें से आप देखेंगे कि कैसे वो नॉर्मल स्ट्रेन आता है और एजम्पशंस, क्योंकि जितने भी इसमें एजम्पशंस भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मल डेरिवेशन में, आपको पता होना चाहिए एजम्पशंस, क्योंकि जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, टॉम हो गया, इसमें एजम्पशंस जब भी आप फॉर्मल डेरिवेशन करते हैं तो एजम्पशंस आपको एजम्पशंस पता होने चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एजम्पशंस के बेसिस पे मतलब आते हैं। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे फ्लेक्चर फॉर्मूला। ठीक, तो फ्लेक्चर फॉर्मूला पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं बताता हूं न्यूट्रल सरफेस। न्यूट्रल सरफेस होता क्या है। ठीक, चलिए न्यूट्रल सरफेस देखते हैं क्या होता है। न्यूट्रल सरफेस कोई नहीं, एक ऐसा सरफेस जो ना इलोंगेट होता है ना कॉन्टैक्ट होता है। न्यूट्रल सरफेस क्या है? एक ऐसा सरफेस है, जब हम बेंडिंग करेंगे बीम को तो एक ऐसा सरफेस, उस बीम में एक ऐसा सरफेस होगा जो ना तो इलोंगेट हो रहा होगा ना कॉन्टैक्ट हो रहा होगा। तो उस सरफेस को हम कहते हैं क्या? न्यूट्रल सरफेस। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एजम्पशंस, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एजम्पशंस देखने के पहले मैं बीम बना देता हूं, एक स्ट्रेट बीम। ठीक, चलिए ये बीम बना देते हैं हम। ये हमने बीम बना लिया। ये क्या है? बीम का साइड व्यू है। ठीक, और इसका मैं अगर देखूं ये साइड व्यू, अब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो कुछ ऐसा रहेगा। सपोज करो कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का है। ठीक, और ये जो है न्यूट्रल सरफेस है। ठीक, ऐसा सरफेस जो ना इलोंगेट हो रहा होगा ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक, इसमें आगे जो फ्रंट व्यू में दिखेगा वो दिखेगा न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, यही प्लेन है, यही प्लेन जो अंदर की ओर गया ये। ठीक, वो न्यूट्रल सरफेस। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक लाइन खींच देते हैं, वर्टिकल लाइन ऐसा। ठीक, दो वर्टिकल लाइन मैंने खींच दिया। ठीक, अब देखिए इसमें मैं एक प्लेन ले लेता हूं, दो प्लेन ले लेता हूं। एक न्यूट्रल सरफेस के अलोंग वाला जो प्लेन रहेगा उसमें रहेगा, न्यूट्रल सरफेस में प्लेन रहेगा ए और बी। ठीक, और एक जस्ट उसके ऊपर रहेगा सी डी। ठीक, दो प्लेन मैंने ले लिया। ये क्या है? साइड व्यू है। ठीक, ये फ्रंट व्यू है बीम का। ठीक, और इसमें लोड लग रहा होगा, कैसे लोड लग रहा होगा? इस तरफ से बेंडिंग हो रहा है, और ये दोनों प्लेन के बीच में ए बी और सी डी। ठीक, ए बी और सी डी के बीच का जो लेंथ रहेगा वो वाई है। ठीक, ठीक, चलिए अब एजम्पशंस देखते हैं। ठीक, एजम्पशंस, सबसे पहला एजम्पशंस है प्योर बेंडिंग। इसमें जो बेंडिंग हो रहा है वो प्योर बेंडिंग है, मतलब कोई और वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिर्फ उसी बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगी, और कोई ट्रांसवर्स लोड वगैरह कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ प्योर बेंडिंग हो रहा है, प्योर बेंडिंग हो रहा है। ठीक, तो उसकी वजह से क्या आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। ठीक, प्योर बेंडिंग, तो एजम्पशन क्या है? प्योर बेंडिंग। इसमें जो बेंडिंग हो रहा होगा वो क्या होगा? प्योर बेंडिंग होगा। ठीक, चलिए दूसरा एजम्पशन देखते हैं। दूसरा एजम्पशन बोलता है कि बिफोर बेंडिंग बीम क्या होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। बीम क्या है? यहाँ पर स्ट्रेट है, ये लगा नहीं है बीम। अगर ये नहीं लग रहेगा बेंडिंग मूवमेंट, बीम क्या रहेगा? एक स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक, बिफोर बेंडिंग, बिफोर बेंडिंग बीम should be
शुड बी क्या, स्ट्रेट। ठीक, बिफोर बेंडिंग बीम शुड बी स्ट्रेट। ठीक, पहला क्या है, प्योर बेंडिंग हो रहा है, प्योर बेंडिंग एजम्पशन माना कि प्योर बेंडिंग होगा इसमें। दूसरा हमने क्या बोला कि बिफोर बेंडिंग बीम क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन बोलता है कि प्लेन क्रॉस सेक्शन, प्लेन क्रॉस सेक्शन। ठीक, प्लेन क्रॉस सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग। ओके, प्लेन क्रॉस सेक्शन बिफोर बेंडिंग, बेंडिंग के पहले जैसे था, बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन, रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। बेंडिंग के पहले क्रॉस सेक्शन, अब ये क्रॉस सेक्शन क्या है, यहां पर स्क्वायर दिख रहा है, तो हर एक जगह पे क्या होगा, प्लेन क्या होगा, क्रॉस सेक्शन क्या होगा, प्लेन होगा। तो बेंडिंग के पहले जैसे प्लेन था क्रॉस सेक्शन, इसका प्लेन था, स्ट्रेट था, प्लेन था, बेंडिंग के बाद भी वैसे ही रहना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। ठीक, प्लेन क्रॉस सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक, क्लियर हुआ। पहला क्या है, प्योर बेंडिंग एजम्पशन बोला कि पहले क्या एजम्पशन है, वो है प्योर बेंडिंग हो रहा है। सेकंड बोल रहा है बिफोर बेंडिंग बीम क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक, और थर्ड क्या बोल रहा है, प्लेन क्रॉस सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक, चलिए फोर्थ एजम्पशन देखते हैं, लास्ट एजम्पशन है हुक्स लॉ वैलिड। हुक्स लॉ वैलिड, हुक्स लॉ वैलिड, हुक्स लॉ वैलिड है, इसका मतलब है कि जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। ठीक, इसका मतलब ये होता है। अब हुक्स लॉ वैलिड है, इसका मतलब है कि जो लोडिंग होगा वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक होगा। जब हम लोड इसमें अप्लाई करेंगे, बेंडिंग हम अप्लाई करेंगे, तो वो जो लोडिंग होगा उसमें वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक होगा। ठीक, और सेकंड, मटेरियल क्या होगा, होमोजीनस होगा, लीनियर इलास्टिक होगा। होमोजीनस और आइसोट्रोपिक तो होगा, और लीनियर इलास्टिक होगा। ठीक, हुक्स लॉ से इसको क्या कहने का मतलब हो रहा है कि हुक्स लॉ से पहला लोडिंग जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक हो रहा है, और सेकंड जो है वो जो मटेरियल है वो लीनियर इलास्टिक है। ठीक, समझ में आया, ये हुआ एजम्पशन। अब यहां पर देखते हैं बनाते हैं कैसे, मतलब बेंडिंग के बाद कैसे बनेगा। ठीक, वो स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसको, जैसे ये बीम है स्ट्रेट दिख रहा है, इसको बैंड होने के बाद ये कैसे बनेगा। ठीक, चलिए कुछ ऐसा शेप बनेगा, बैंडिंग बीम, बीम जो है वो बैंड होने के बाद प्योर बेंडिंग हो रहा है, इसका कहीं सेंटर होगा, एक आर्क बन गया ना, सर्कल का, एक सर्कल में क्या है, आर्क छोटा सा रहता है, तो इसको इसका एक सेंटर होगा कहीं। यस, ठीक, ठीक है, ठीक, चलिए इसमें वो भी बना देते हैं न्यूट्रल सरफेस। न्यूट्रल सरफेस क्या होगा, ऐसा बीचों बीच में होगा कहीं। ओके, ये न्यूट्रल सरफेस। ठीक, और इसमें हमने दो प्लेन लिया था, एक न्यूट्रल सरफेस में लिया था और एक जस्ट उसके ऊपर लिया था। ठीक, और न्यूट्रल सरफेस के अलोंग वाला जो प्लेन था वो क्या था, वो था ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश, और एक होगा ऐसा, ये होगा सी डैश और डी डैश। ठीक, अब इसको भी एक्सटेंड करेंगे, ये एक सेंटर हो। ठीक, ऐसा दिखेगा। अब इससे ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर एक स्मॉल एंगल होगा डी थीटा। ठीक, और ऊपर से जो डिस्टेंस होगा यहाँ, यहाँ से, ठीक, और ये न्यूट्रल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से और न्यूट्रल सरफेस के बीच का डिस्टेंस ये, ठीक, ये होगा आर। ठीक, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, चलिए, और हमने देखा था यहाँ पर सी डैश डी डैश, यहाँ पर जो प्लेन है सी डैश डी डैश और ए डैश बी डैश, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा
वाई। ठीक ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए मैं इधर रफ कर देता हूं। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसके आगे। नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है पहले तो हम लोग को, नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है, क्योंकि हुक्स लॉ क्या है हमारा मेन एम क्या है इसमें, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना, फ्रैक्चर फॉर्मूला निकालना। तो बेंडिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, नॉर्मल स्ट्रेन के। स्ट्रेन हमें निकालना पड़ेगा पहले इसका। स्ट्रेन क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन मतलब ये लेंथ के अलाउंग, ये बेंडिंग की वजह से भी तो स्ट्रेन आ रहा होगा ना इसके प्लेन के में। प्लेन क्या है ये, जैसे यहाँ पर ये नॉन न्यूट्रल सरफेस हुआ, ये ए बी प्लेन हुआ, सी डी प्लेन हुआ, तो इसमें इस प्योर बेंडिंग लग रहा है, जिनकी वजह से भी तो इसमें स्ट्रेन आएगा ना, वो स्ट्रेन इसमें क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन है। तो उसका हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, कैसे नॉर्मल स्ट्रेन आता है। ठीक, चलिए नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। चेंज इन डायमेंशन में फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। ठीक, चलिए सी डैश माइनस, देखिए हमें क्या देखना है, इसका देखना है, ये वाले प्लेन का, सी डी और सी डैश डी डैश। तो इसको जानने से पहले एक चीजें मैं बता देता हूं, बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग क्या है। ठीक, बिफोर बेंडिंग, चलिए बिफोर बेंडिंग। ठीक, बिफोर बेंडिंग, बेंडिंग के पहले, बेंडिंग के पहले क्या है, ए बी और सी डी का लेंथ क्या है, सेम है। अरे यहां पर अगर लेंथ दोनों के बीच में सपोज करो एक्स है, ठीक, यहां पर दोनों का लेंथ क्या है, सेम दिख रहा है ना, ए बी और सी डी। बिफोर बेंडिंग की बात कर रहे हैं ना, बिफोर बेंडिंग, ए बी और सी डी का लेंथ क्या है, सेम है। ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक, ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा बिफोर बेंडिंग। ठीक, अब बेंडिंग के बाद के बारे में बात करते हैं, आफ्टर बेंडिंग। आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग, बेंडिंग के बाद देखिए, बेंडिंग के बाद ए डैश बी डैश इक्वल है क्या, नहीं। ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश की इक्वल है क्या, नहीं। ए डैश बी डैश में क्या है, न्यूट्रल सरफेस में, न्यूट्रल सरफेस के अलाउंग है तो उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन और इलोंगेशन नहीं हो रहा होगा। ठीक, बट सी डैश डी डैश में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ठीक, बेंडिंग के बाद ना, आफ्टर बेंडिंग के बाद है। बट ये न्यूट्रल सरफेस पे ए डैश बी डैश और ए बी भी न्यूट्रल सरफेस पे था, उसमें भी कोई इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था। तो ए बी और ए डैश बी डैश दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, चलिए यहां से ये भी अपने हमको देखने को मिल गया कि ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए और बी, ऐसा होगा। ठीक, यहां से दो चीजें हमको पता चल गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक, नॉर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेन, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन, इसमें क्या आ रहा होगा, इसमें सी डी और सी डैश डी डैश में। ठीक, सी डैश और डी डैश में अपने को देखना है नॉर्मल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब चेंज इन डायमेंशन कैसे निकलेगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ठीक, तो फाइनल लेंथ क्या है, सी डैश डी डैश, सी डैश डी डैश माइनस सी डी। इनिशियल क्या है, इनिशियल सी डी है ना, आपको ये वाला इसका नॉर्मल स्ट्रेन देखना है, सी डैश डी डैश और सी डी का। ठीक, तो सी डी का ही देखना है, तो सी डी इनिशियल लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ, और सी डैश डी डैश क्या है, फाइनल लेंथ था। ठीक, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इनकी वैल्यू देखते हैं, सी डैश डी डैश का वैल्यू क्या होगा, सी डी का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ये क्या है, सी डैश डी डैश, सी डैश डी डैश, ये क्या है, आर्क बन रहा है। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन लेंथ, आर्क अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस रहता है ना, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो यहां पर आर्क को मैं क्या लिख सकता हूं, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस लिख सकता हूं। यस, ठीक, तो यहां पर इसका सी डैश डी डैश, तो सेंटर से इसका यहां तक डिस्टेंस देखना है, यहां सेंटर से यहां न्यूट्रल सरफेस तक जो डिस्टेंस है वो है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट मेरे को तो ये सी डैश और डी डैश का देखना है, तो मैं क्या करूंगा, आर माइनस वाई करूंगा, तब जाके सेंटर से, ये सेंटर से, ठीक, ये सेंटर से और यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्या होगा, आर माइनस वाई इंटू डी थीटा। ठीक, अब माइनस इनिशियल लेंथ, अब इनिशियल लेंथ क्या है, सी डी,
अब CD को कैसे कैलकुलेट करेंगे? CD किसके इक्वल है? AB के इक्वल है ना। CD किसके इक्वल है? AB के। और AB किसके इक्वल है? A डैश B डैश के। A डैश B डैश क्या है? यहां है, ठीक। A डैश B डैश क्या है? यहां। अब इसका देखिए, ये भी एक आर्क बन रहा है। आर्क बन रहा है मतलब क्या होगा? आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस होगा। एंगल क्या है? d थीटा। और रेडियस क्या होगा? ये r। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। चलिए, ये होगा r d थीटा और नीचे में भी होगा r d थीटा, ठीक। अब यहां पर से d थीटा क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, ठीक। चलिए, आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक। चलिए, अब इसके बाद क्या होगा? क्या बचेगा? r माइनस वाई माइनस r डिवाइडेड बाय r। r से r कैंसल, एप्सिलॉन नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू आ रहा है माइनस वाई बाय r, ठीक। ये आया नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू, ठीक। ये है क्या? नॉर्मल स्ट्रेन का वैल्यू आ गया, ये माइनस वाई बाय आर। नॉर्मल स्ट्रेन मतलब कि ये CD, मतलब ये इसके लॉन्ग, बीम के लेंथ के लॉन्ग जो स्ट्रेन आएगा प्योर बेंडिंग की वजह से यहाँ पर जो बेंडिंग हो रहा है, उसका वैल्यू आ गया माइनस वाई बाय आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वाई क्या है? वाई है फाइबर डिस्टेंस, मतलब न्यूट्रल सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हो गया, न्यूट्रल सरफेस से किसी भी प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर हुआ यहां तक आप सभी को? ठीक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हुक्स लॉ वैलिड है। हुक्स लॉ वैलिड है, इसका मतलब है कि स्ट्रेस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, ठीक। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसे हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हुक्स लॉ वैलिड है, तो हुक्स लॉ वैलिड है तो क्या होगा? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये चीजें हटेगी, ठीक। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या होगा? यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस मतलब ई और एप्सिलॉन। तो यहां पर आ जाएगा, एप्सिलॉन की जगह क्या करेंगे? माइनस वाई बाय पुट, वाई बाय आर पुट करेंगे, तो ई वाई बाय आर। ये आ गया स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस को हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस कहलाता है वो बेंडिंग स्ट्रेसेस कहलाते हैं, ठीक। ये हो गया फॉर्मूला। अभी फ्लेक्चर फॉर्मूला पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये एक हाफ पोर्शन है, इसके बाद एक और आएगा, ठीक। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसमें ये क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस है। ई क्या है? यंग्स मॉड्यूलस है, मटेरियल, बीम के मटेरियल का। और वाई क्या है? फाइबर डिस्टेंस, न्यूट्रल सरफेस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी प्लेन का। और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं फ्लेक्चर फॉर्मूला का नेक्स्ट पार्ट, ठीक। चलिए, तो इसके लिए मैं बीम तो बना दिया हूं, यहां पर एक और बीम यहां पर बना देते हैं, ठीक। सेम बीम यहां पर स्ट्रेट बीम रहेगा, बेंडिंग हो रहा है। अब इसी को आगे करके मैं बना देता हूं, ये बीम, ठीक। और इसका क्रॉस सेक्शन यहां पर रहेगा, ठीक। अब देखिए, क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है फिर? इसका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। ये क्या है? बीच से न्यूट्रल सरफेस, ठीक। अब यहां पर हमने क्या लिया? एक स्मॉल एलिमेंट लिया, एक एरिया, छोटा सा एरिया ले रहा हूं मैं क्रॉस सेक्शन में, जो कौन से डिस्टेंस पे है? न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? y, ठीक। एक स्मॉल एलिमेंट लिया dA, ठीक। एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, एरिया लिया मैंने क्रॉस सेक्शन के में, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस ऊपर है, ठीक। उसमें क्या हो रहा होगा? ये बेंडिंग की वजह से स्ट्रेसेस आ रहा होगा, बेंडिंग स्ट्रेस। वो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा? ये क्रॉस सेक्शन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर। क्रॉस सेक्शन के क्या आएगा? ये परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक। और देखिए यहां पर इधर से m लग रहा है और इधर से m लग रहा है, ठीक। तो मैं क्या करता हूं? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक क्रॉस सेक्शन, यहां पर सेक्शन ले लेता हूं x x, ठीक। अब इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, तो ये वाला पार्ट मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक। चलिए, ये वाला पार्ट मैंने लिया और यहां पर मैंने बना दिया, ठीक। अब ये क्या है? बीच वाला इसका न्यूट्रल सरफेस, ठीक। और इस तरफ क्या लग रहा है? बेंडिंग लग रहा है,
ठीक, अब यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर होगा कहीं। ठीक, तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रेस इस बेंडिंग की वजह से अंदर में स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या करेगा, इस तरफ लगेगा। ठीक, ये बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा। ठीक, और इसका एरिया क्या है, स्मॉल एलिमेंट का एरिया जो है वो dA है, और ये न्यूट्रल एक्सिस मतलब न्यूट्रल सरफेस से y डिस्टेंस ऊपर है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ये वाला, ये यहां पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट मुझे क्या करना है ना, मूवमेंट ले लेना है। ठीक, तो मूवमेंट लेने के बाद समेशन m अबाउट दिस ओ पॉइंट ले लेता हूं मैं इसको, तो समेशन m अबाउट o इज इक्वल टू 0। ठीक, अब दोनों सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव ले लेता हूं दोनों को, m प्लस प्लस ये क्या है, ये सिग्मा है, स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स आएगा, फोर्स इंटू वाई करूंगा तब जाके मूवमेंट आएगा। और ये क्या है, डी ए, स्मॉल है, स्मॉल डी ए मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा आगे चलते। ठीक है, तो सामने में इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए, ये फोर्स हुआ, इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक, क्लियर हुआ यहां तक आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और m प्लस सिग्मा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अभी तो हमने देखा था ना, सिग्मा इक्वल टू होता है माइनस, सिग्मा इक्वल टू होता है माइनस ई वाई बाय आर। ठीक, तो वही पुट कर देता हूं, माइनस ई वाई, वाई और वाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बाय आर डी ए इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्मॉल पार्ट देख लेते हैं। अब क्या करना है, अभी अभी एजम्पशन में मैंने बताया था कि हुक्स लॉ वैलिड है तो मटेरियल क्या होगा, आइसोट्रोपिक होगा, होमोजेनियस होगा, लोडिंग प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक रहेगी, और मटेरियल क्या होगा, लीनियर इलास्टिक होगा। तो आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस है मतलब कि ई और आर तो कांस्टेंट रहेगा, ई भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल क्या है, आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस है। ये बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, एम, ठीक, एम माइनस, ये माइनस साइन भी बाहर कर लेता हूं मैं, ई बाय आर, ठीक, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां तक हुआ क्लियर आप सभी को। चलिए अब ये देखिए, ये वाला टर्म, यहां पर एक टर्म आ रहा है, इसको हमने पिछला वीडियो में पढ़ा था क्या दोस्तों, अरे हाँ पढ़ा था ना, क्या है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई को डिनोट कर रहा है। ठीक, तो क्या होगा, m माइनस ई बाय आर इंटू आई इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर ले जाएंगे और m इज इक्वल्स टू हो जाएगा e बाय आर और i। ठीक, तो ये हो गया m बाय आई इज इक्वल्स टू e बाय आर। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को। ठीक, तो यहां पर से मैं क्या कर सकता, लिख सकता हूं, इक्वल्स टू, और एक चीज लिख सकता हूं यहां पर, m बाय आई इज इक्वल्स टू e बाय आर इज इक्वल्स टू सिग्मा बी बाय वाई। ये लिख सकता हूं ना, सिग्मा बी क्या था, ई वाई बाय आर। साइन को यहां हटा दीजिए, साइन को यहां पर अभी रोल नहीं है। ठीक है, साइन, नेगेटिव साइन का यहां पर कोई रोल नहीं है। ठीक, हम अभी मैग्नीट्यूड से बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका, क्या आया, ये आया आपका फ्लेक्चर फॉर्मूला, यही है, m बाय आई इज टू ई बाय आर इज टू सिग्मा बी बाय वाई। ठीक, ये होता है आपका फ्लेक्चर फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में वो इसी से बनते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। और चलिए दोस्तों, यहां पर एक फ्लेक्चर फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद फिर हर एक टर्म क्या डिनोट कर रहा है वो बताते हैं। ठीक, तो फ्लेक्चर फॉर्मूला आया क्या था, m बाय आई इक्वल्स टू सिग्मा b बाय वाई इक्वल्स टू e बाय आर। ये था फ्लेक्चर फॉर्मूला, अरे यही था ना, जी हाँ यही था। ठीक, अब देखिए हर एक यहां पर जो लेटर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ठीक, चलिए ये है m, m क्या है, मूवमेंट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, बेंडिंग मूवमेंट,
ठीक, बेंडिंग मोमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम, और आई क्या कर रहा है, आई जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं MOI लिख देता हूँ, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, सिग्मा बी क्या है, सिग्मा जी बी जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस। के बाद क्या है y, y जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम न्यूट्रल सरफेस, न्यूट्रल सरफेस। ठीक, चलिए ई क्या है, यंग्स मॉड्यूलस किसका, मटेरियल का, ई क्या है, यंग्स मॉड्यूलस इसका, मटेरियल का, बीम के मटेरियल का, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ बीम मटेरियल। ठीक, और यहां पर एक चीज क्या है, आर, आर क्या बता रहा है, आर बता रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ बीम। ठीक, क्लियर हो गया होगा आप सभी को, हर एक लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, चलिए अब मैं बता देता हूं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिग्मा जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसका, कि वो कैसे लेते हैं, जैसे बीम अगर सैगिंग में है तो कैसे होगा, किस तरफ टेंशन रहेगा, किस तरफ कंप्रेसिव रहेगा, और हॉगिंग में है तो किस तरफ कंप्रेसिव रहेगा, किस तरफ टेंशन रहेगा। ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर सैगिंग और हॉगिंग। ठीक, यहाँ पर हमने डायग्राम बना के रख दिया है, देखिए सैगिंग, सैगिंग मतलब स्माइल फेस, ये बेंडिंग की वजह से बीम ऐसा बेंड हो रहा होगा, इसे सैग, ठीक है, और ये न्यूट्रल सरफेस है। अब न्यूट्रल सरफेस के ऊपर देखिए जो मटेरियल है क्या हो रहा है, बेंडिंग की वजह से जो बीम है वो क्या हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, कंप्रेस हो रही इधर, तो ऊपर में क्या आएगा, कंप्रेसिव आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। न्यूट्रल सरफेस के नीचे क्या हो रहा है, टेंसाइल, टेंशन में हो रहे हैं, तो क्या होगा इसमें, टेंसाइल आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, टेंसाइल होगा। ठीक, अब इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहां पर बनाया गया है, ये एक वर्टिकल लाइन खींचा, और ये क्या है, रेड जो लाइन है यहां पर शो कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस या फिर न्यूट्रल सरफेस। ठीक, अब उसके ऊपर ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड कंप्रेसिव को शो करेंगे, और वर्टिकल लाइन के राइट साइड में टेंसाइल। ठीक, अब देखिए न्यूट्रल सरफेस के ऊपर में क्या है, कंप्रेसिव है, तो ऊपर वर्टिकल के इस तरफ हुआ स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्रेसिव है, बेंडिंग स्ट्रेस, बट न्यूट्रल सरफेस के नीचे क्या था, टेंसाइल था, तो टेंसाइल इस तरफ शो किया, किसमें, राइट साइड, वर्टिकल लाइन के राइट साइड में शो किए। ठीक, चलिए सेम चीज यहां पर हॉगिंग में देखिए, हॉगिंग में देखेंगे तो ये बीम जो है वो हॉगिंग है। ठीक, और देखिए न्यूट्रल सरफेस के ऊपर जो है वो क्या हो रहा है, मटेरियल टेंशन, टेंशन में हो रहा है, टेंसाइल खिंचाव हो रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर में क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, टेंसाइल होगा ना। और न्यूट्रल सरफेस के नीचे, न्यूट्रल सरफेस के नीचे आप देखेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। ठीक, तो वर्टिकल लाइन के उस तरफ राइट हैंड साइड में टेंसाइल, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में कंप्रेसिव। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रल, रेड लाइन क्या है, न्यूट्रल एक्सिस या फिर न्यूट्रल सरफेस, उसके ऊपर क्या टेंसाइल था इसमें हॉगिंग के केस में, और उस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में बनाया मैंने। अब नीचे में क्या था, कंप्रेसिव था, किसके, न्यूट्रल एक्सिस के, न्यूट्रल सरफेस के नीचे कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव है तो लेफ्ट हैंड साइड, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, यहां तक क्लियर होगा आप सभी को। तो ये था आज का हमारा वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसको आप अच्छे से करिएगा। ठीक, और जो टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देंगे तो उनके लिए अच्छी बात है, आप कॉपी में नोट करिए जो भी मिस्टेक हो रहा है, और उसको रिवाइज करते रहिए, और जो अभी तक से स्टार्ट नहीं किए हैं टेस्ट सीरीज वो स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।